साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे हाई स्कूल में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो हमारा हमारा पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम शेष रिएक्शंस को देखेंगे। विभिन्न टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, योगशील अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटन, इन सब अभिक्रियाओं के बारे में हमने बहुत कुछ पीछे लेक्चर में सीखा है और आज इसका शेष पार्ट हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे पुराने वीडियोज को देखें, जिससे पूरे पाठ की अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो आपको बोर्ड परीक्षा में ना मिले। तो अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ना है और लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, जिससे चैप्टर की अच्छी समझ बन पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, 100% बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। तो आज की हमारी जो महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं उनमें हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो परिभाषा को जरा पहले समझ लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील जो तत्व होते हैं उस तत्व के यौगिक से, कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से उस तत्व को ही हटा देता है और उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको हटा दे और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब ये विस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वे अभिक्रियाएं जिनको हम एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रियाओं में हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, जिंक तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया। इनको जरा हम लोग सीख लेते हैं। इसमें किसी एक का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे हमने उदाहरण में कहा कि आयरन तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, तो आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe होता है। तो यहां पर हमने लिख लिया Fe ये आयरन का सूत्र होता है, प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 ये हो गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो ये क्या बनेगा? अब यहां पर जो Fe धातु है वो अधिक सक्रिय है और कॉपर क्या होती है? कम सक्रिय होती है। तो कॉपर का ये यौगिक है, कॉपर का क्या है? यौगिक है, जिसको हम कॉपर सल्फेट यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर धातु को अलग कर देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, यानी Cu प्लस FeSO4 एक आयरन का विलयन बन जाएगा, फेरस सल्फेट का विलयन बन जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो विलयन होता है उसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? तो हम क्या कहेंगे? नीला होता है। और जब इसमें लोहा या लोहे की कील डाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कॉपर अलग हो जाएगा और फेरस सल्फेट का जब सॉल्यूशन बनेगा तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का रंग होता है हरा। तो विलयन का रंग ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नीले से हरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हम लोग देखेंगे, इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा किसी दिन। तो ये हो गया हमारा आयरन से कॉपर, आयरन की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन। ठीक। दूसरा है जिंक तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया। तो जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। तो Zn प्लस कॉपर सल्फेट का तो सूत्र भी हमने आपको बताया ही, CuSO4। तो यहां से क्या मिलेगा?
यहां पर भी जिंक धातु जो होती है वो कॉपर से अधिक सक्रिय होती है, तो ऐसी स्थिति में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगी। यहां पर भी हो जाएगा Cu प्लस और जिंक स्वयं उसका स्थान ले लेगी, तो ये हो जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक, तो ये हमने एकल विस्थापन की कुछ अभिक्रियाएं देखा, और देख सकते हैं, तमाम से उदाहरण हो सकते हैं इसके, और समझते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो जिंक यानी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल माने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल माने H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, यहां भी जिंक जो है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय है, इसलिए इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा जिंक और स्वयं उसका स्थान ले लेगा, यानी H2 अलग हो जाएगी और ZnSO4 बन जाएगा। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये भी हमारी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से और अध्ययन करते हैं जिंक और फेरस सल्फेट की अभिक्रिया, तो जिंक यानी Zn प्लस फेरस सल्फेट यानी FeSO4, तो Zn प्लस FeSO4 गिव्स आउट, यहां पर जिंक आयरन की अपेक्षा अधिक सक्रिय है, इसलिए जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe प्लस ZnSO4, Fe प्लस ZnSO4। ठीक, और समझ लेते हैं, जैसे यहां पर है हमारे पास लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड का सूत्र क्या होता है, Pb होता है, तो हमने लिख लिया Pb, ये हो गया लेड, प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, तो बन जाएगा लेड का क्लोराइड बन जाएगा, लेड का क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर धातु अलग हो जाएगी, तो बन जाएगा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक, यहां पर लोहा अलग हो गया, यहां पर हाइड्रोजन अलग हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, क्लोरीन और पोटेशियम ब्रोमाइड, तो क्लोरीन का सूत्र हो जाएगा Cl2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन को अलग कर देगा, तो Br2 गैस बन जाएगी, Br2 अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, और प्लस 2KCl, तो 2KCl प्लस Br2 अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इन रिएक्शन में हमने ये देखा कि कोई कम क्रियाशील वाले तत्व का जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड से वो कम क्रियाशील तत्व बाहर कर दिया जाता है और अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, तो अधिक क्रियाशील तत्व उस के साथ में मिलकर के एक कंपाउंड बना लेता है। नाम तो हमने बता ही दिए हैं, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर लिखने की, ये आपका जिंक सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, ये सब नाम हम लोग जानते हैं, हमने बताया ही है, फिर भी आप चाहें तो इनके नाम लिख लें। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी आपकी, एकल विस्थापन वाले रिएक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी वे अभिक्रियाएं या यह अभिक्रियाएं यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा होती हैं। जो भी यौगिक होते हैं उनमें एक धन आयन होगा, एक ऋण आयन होगा, तो आयनों का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ठीक, परस्पर विनिमय द्वारा बनती हैं और इस प्रकार से नए उत्पाद बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर तमाम से उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। चलिए मैं इधर लिखता हूं, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होगा Na2SO4, इधर ये लिख लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट। ठीक, और बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी होती 2। तो Na2SO4 यानी हो गया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इसका जो ऋण आयन वो SO4 होगा, इसका ऋण आयन Cl होगा। तो अब सोडियम जो है वो इसके ऋण आयन से मिल जाएगा और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, यानी सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। बेरियम जो धन आयन था वो इसके सोडियम के ऋण आयन से मिल जाएगा और बेरियम सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4। क्या बन जाएगा? BaSO4 बन जाएगा। ओके, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। लेफ्ट साइड में जो हमने रिएक्शन में यहां पर लिखा वही चीज है। और नया जो तत्व बनेगा इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और इधर हो गया बेरियम सल्फेट। क्या हो गया? बेरियम सल्फेट। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। यह है सिल्वर नाइट्रेट। और पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। क्या होता है? KCl। चलिए इसको समझते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर प्लस आयन और नाइट्रेट माइनस आयन, KCl में K प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ये जो आयनों का एक्सचेंज होगा आपस में, ये आयन इससे जुड़ जाएगा और ये वाला आयन K से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा AgCl। क्या हो जाएगा? AgCl प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर का क्लोराइड हो जाएगा और पोटेशियम का क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम, ये नाम। यह है सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड। और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद में अगला है लेड नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट की विक्रिया। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा, इसकी वैलेंसी इसके आगे लिखी जाएगी, तो सूत्र हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो PbNO3 का ट्वाइस ये होगा लेड नाइट्रेट। सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो सल्फेट की वैलेंसी इसके आगे जब लिखा जाएगा तो हो जाएगा Na2 और इसकी वैलेंसी 1 जब इसके आगे लिखा जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो सोडियम का सल्फेट क्या होगा? Na2SO4 हो गया। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर देखिए 2 आयन बन जाएंगे, एक धनायन लेड का और ऋणायन नाइट्रेट का, यहाँ पर धनायन सोडियम का और ऋणायन सल्फेट का। यहां पर आपस में ये ऋण आयन को आपस में चेंज कर दीजिए, तो लेड के साथ में सल्फेट लगा दीजिए, तो हो जाएगा लेड सल्फेट यानी PbSO4। लेड सल्फेट बन जाएगा प्लस 2, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 होती है और इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या है नाम? सोडियम नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा लेड सल्फेट और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट। ठीक,
सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से आपने द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को देखा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, यानी ऊष्मा निकल रही हो, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त हो रही हो, निर्मुक्त हो रही हो, निकल रही हो। ठीक है, मुक्त होना, निर्मुक्त होना, निकलना, ये सब एक ही बातें हैं। तो यहां से हम क्या पाते हैं परिभाषा में कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त हो रही हो या निकल रही हो या मुक्त हो रही हो, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहां पर देखते हैं। चलिए देखिए, पहला है हमारे पास कार्बन या ग्रेफाइट को वायु में जलाना। तो कार्बन यानी सी, प्रतीक होता है उसका सी प्लस, वायु, वायु माने O2, सी प्लस O2 गिव्स आउट, क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। और इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है, तो प्लस ये डेल्टा का निशान बना सकते हैं, प्लस ई बना सकते हैं, प्लस क्यू लिख सकते हैं। और अगर उस ऊष्मा की वैल्यू मालूम हो तो उसकी वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 94 किलो कैलोरी इसमें ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, मेथेन का दहन। मेथेन का दहन माने जब मेथेन को वायु में जलाएंगे, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे? मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये आपका मेथेन है। दहन का मतलब वायु में जलाए, प्लस O2, तो बन जाएगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी, यानी CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और प्लस बनेगा पानी H2O। अब जरा देखते हैं, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4, और इधर कितने हैं? 2। तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2 ये और 2 यहां से, तो 2 2 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। इसलिए यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? 2O2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस क्रिया में भी क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। इस क्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार से आपने मेथेन का दहन देखा। अगला देखते हैं, हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाएगी। तो हैबर विधि से अमोनिया भी बनाने की देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस ली जाती है N2 प्लस ऑक्सीजन गैस, सॉरी, हाइड्रोजन गैस ली जाती है, तो H2 गैस, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट, हालांकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो इसलिए हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगा सकते हैं, 2NH3। अमोनिया गैस का सूत्र होता है 2NH3, यानी NH3 होता है। प्लस यहाँ पर भी 22,400 कैलोरी ऊष्मा या 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा, या प्लस Q या डेल्टा, कुछ भी हम बना सकते हैं, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ये हो गई। ठीक, इसी प्रकार से श्वसन के कारण जो उत्पन्न अभिक्रिया है वो भी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब श्वसन में क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के माध्यम से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन जब भोजन के साथ में, भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बने ग्लूकोज। ठीक, तो जरा इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझिए। ग्लूकोज का सूत्र हम सब लोग जानते होंगे, क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में मिलता है सांस के माध्यम से, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सांस के माध्यम से छोड़ते हैं वापस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बनेगा। अब यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु है? 6 है, तो कितने CO2 हो जाएगा? 6 CO2 हो जाएगा, तो 6 CO2 बनेगा। और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, तो 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है, यानी 6H2O। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कुल परमाणु कितने हो गए? तो 6 दूनी 12, 12 और 6 ये 18 हो गए, और यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर हम 6O2 ले लेते हैं। कितना ले ले?
6O2। तो ये हमारी रिएक्शन बन गई C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस इस क्रिया में मिलती है ऊष्मा। आपने देखा होगा, महसूस करिए, सांस को, ठंडी सांस को आप लेते हैं और जब वापस छोड़ते हैं तो वो जो सांस होती है वो क्या होती है? गर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस हम छोड़ते हैं वापस श्वसन के माध्यम से, तो वो वहां पर आप देखे होंगे कि गर्म। और प्लस ये जो ऊर्जा, केवल ऐसा नहीं कि सांस के माध्यम से जो हम ऊर्जा छोड़े उतनी ही ऊर्जा, शेष जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है, हम बोल पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम कुछ सामान उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि श्वसन के माध्यम से जितनी ऊर्जा मिल रही है उतनी ही ऊर्जा हमारे क्या नाम, जो CO2 यानी वापस जब हम छोड़ते हैं तो जो गर्मी मिलती है उतनी ही नहीं, बल्कि इसी ऊर्जा से हम चलने फिरने बोलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये है ग्लूकोज, आप नाम चाहे तो लिख लें, ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं। ये हो गया हमारा वायु या O2, है ना, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया आपका पानी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी यानी रिएक्शन हो और उस स्थिति में ऊष्मा कम पड़ जाए, ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन हो जाए। एक और व्यवहारिक उदाहरण हम लोग देखते हैं, आजकल पिपरमिंट या मेंथाल की खेती की जाती है, और मेंथाल की खेती करने वाले लोग जो है अक्सर करके जब वो मेंथाल जब लग जाता है शरीर में कहीं पर भी, फिर पानी डालते हैं तो उनको बहुत ठंडक महसूस होती है। तो ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहां से ऊष्मा एब्जॉर्ब हो जाती है, रिएक्शन जब होती है तो ऊष्मा एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कम पड़ जाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनके रिएक्शंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है हमारे पास, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है N2 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और ये क्या बना देंगे? 2NO बना देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NO होता है। और इस क्रिया में ऊष्मा कम पड़ जाती है, यानी -Q कैलोरी हम कह सकते हैं, या Q किलो कैलोरी कह सकते हैं, CAL कैलोरी, Q कैलोरी, -Q कैलोरी, -44 किलो कैलोरी होता है। चलिए वो हमने नहीं लिखा। तो ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से कार्बन और सल्फर से, यानी C+S, तो कार्बन डाई सल्फाइड बनता है, यानी 2S ले लें तो बन जाता है CS2। क्या हो जाता है? CS2, कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नोट करना चाहे नोट कर लें, नहीं तो पॉज करके इसको फिर से देखिएगा। अगला अब है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये रिएक्शन भी खूब पूछी जाती है, उदासीनीकरण वाली। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? केवल उदासीनीकरण पर टिप्पणी पूछ ली जाती है, न्यूट्रलाइजेशन पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और पानी बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई एक अम्ल ले लें, किसी एक क्षार से इसके रिएक्शन करा दें, और ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? लवण और पानी। ठीक, तो चलिए समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने कहा कि मान लिया हमने कोई अम्ल लिया है HCl, क्या ले लिया है? HCl। अब इसमें हमने कोई क्षार मिला दिया, मान लिया हमने NaOH मिला दिया। क्या मिला दिया? NaOH। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? लवण और पानी। तो Na और Cl मिलकर के NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड,
ये लवण हो जाएगा और प्लस H2O लवण और पानी बन गया। ठीक इसी प्रकार से अगर इस अम्ल के स्थान पर हम कोई दूसरा अम्ल ले लें, मान लिया हमने ले लिया H2SO4 ले लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और प्लस क्षार में हमने मान लिया यही रहने दिया, NaOH ही रहने दिया, क्षार में हमने NaOH ही रहने दिया। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर कंपाउंड, इसको जरा समझते हैं। सोडियम का सल्फेट बनेगा, इस सोडियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, यानी Na, अभी मैं बता रहा हूं SO4। अब देखिए Na की वैलेंसी कितनी, एक, तो जो वैलेंसी होती है वो इसके आगे लिखी जाएगी, एक यहां हो जाएगा, एक लिखा नहीं जाता है। और सल्फेट आयन की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, तो सल्फेट की वैलेंसी इसके आगे लिखा जाएगा, तो सूत्र वास्तव में क्या होगा, Na2SO4 होगा। क्या होगा सूत्र, Na2SO4। और पानी बनेगा तो फिर 2H2O हो जाएगा। चलिए शेष को बैलेंस करके देखते हैं। अब यहाँ पर Na के कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर हमको कितना NaOH लेना पड़ेगा, 2 NaOH लेना पड़ेगा। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, जरा चेक कर लेते हैं। H2SO4 plus 2 NaOH gives out Na2SO4 plus 2H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, 2 इधर हो गए और 4 ये, 4 2 6। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 और 2 यहाँ से 6 हो गए। हाइड्रोजन के देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। ठीक, Na के 2 Na के 2, तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा और प्लस पानी बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन को समझते हैं। अब मान लिया यहाँ पर हमने अम्ल चेंज कर दिया, मान लिया हमने ले लिया HNO3 ले लिया, नाइट्रिक अम्ल ले लिया। ठीक, ये 3 हमारे प्रबल अम्ल होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल होते हैं और ये हमारा प्रबल क्षार NaOH कहलाता है। तो फिर हमने NaOH ही मान लिया, ले लिया, अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम क्या पाएंगे, सोडियम का नाइट्रेट बन जाएगा, यानी NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 और प्लस H2O। ठीक, तो इस प्रकार से ढेर सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। अब जरा हम यहाँ पर कोई क्षार चेंज कर लें, मान लिया हमने ले लिया, अगली रिएक्शन समझते हैं। मान लिया हमने अम्ल में ले लिया HCl और क्षार में हमने ले लिया कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मान लिया CaOH का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक, तो कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा, तो कैल्शियम का क्लोराइड यानी CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 क्लोराइड बनेंगे, तो हमने इसीलिए हमने 2HCl कर लिया। तो क्या, कैल्शियम का क्लोराइड यानी CaCl2 और प्लस 2H यहाँ से और 2OH यहाँ से, तो हो जाएगा 2H2O। क्या हो जाएगा, 2H2O। H और OH मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो इन ढेर सारे रिएक्शंस के माध्यम से हम क्या समझ पा रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं और लवण, ये सब विभिन्न प्रकार के लवण हैं, लवण और पानी बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में है अगला, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में जो भी पदार्थ होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाया करता है, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसे विक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसे विक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण या इसका एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जरा समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। जैसे मान लिया हमने कहा मान लिया हमने कहा 2Cu plus O2, 2Cu plus O2 gives out 2CuO। ठीक, अब यहां पर Cu तो अकेले था, इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम क्या कहेंगे कि इस Cu का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है।
Cu का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। तो 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट 2CuO में हम क्या पाते हैं कि इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, एक बढ़ गया है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक ऐसे ही C+O2 बराबर CO2, तो यहाँ पर कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। C+O2 बराबर CO2 हमने पिछले अभिक्रिया में, दहन अभिक्रिया में बताया था, तो दहन अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी प्रकार से कुछ और रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम अपचयन के बारे में समझे। जब किसी पदार्थ में से उल्टा रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण का जस्ट रिवर्स हो गया, क्या अपचयन हो गया, रिडक्शन अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन उसमें बढ़ जाए, ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए, तो ऐसी विक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जरा इसी को समझ लेते हैं, एक उल्टा रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया CuO ले लिया, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया, और इसकी हमने रिएक्शन कराया H2 से, इसकी रिएक्शन कराया हमने H2 से रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा, यानी Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो यहां पर आप क्या पाते हैं कि इस कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को आपने समझा। कुछ और हम रिएक्शंस को और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का क्या हो, अपचयन हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता हो, एक का ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए। उदाहरण के रूप में अभी हमने जो पहले रिएक्शन लिखा उसी रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि CuO प्लस H2, ठीक है, तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था Cu प्लस H2O बन गया था। अब आप यहाँ क्या पाते हैं, CuO और Cu में अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर CuO में ऑक्सीजन है, यहाँ पर Cu में ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गई। तो इसका क्या होगा, जब ऑक्सीजन गायब हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया हो गई, अपचयन हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। ठीक, अपचयन अभिक्रिया लिख देते हैं, अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हुई इस केस के बीच में। अच्छा, यहां से देखिए जरा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहां से देखिए जरा, इसके और इसके बीच में समझते हैं। H2 हाइड्रोजन था, अब इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और क्या बन गया, H2O बन गया है। तो H2 से H2O बन गया है, यानी H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण कहा जाएगा। तो ये इसके बीच में क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी, अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया या अभिक्रिया। ठीक, तो जिसमें अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसलिए ये रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। अब जरा समझिए यहाँ पर थोड़ा सा और, ऑक्सीकरण हुआ किसका और किसका अपचयन हुआ। तो किसका अपचयन हुआ, CuO का अपचयन हुआ, अपचयन हुआ CuO का, ऑक्सीकरण किसका हुआ, H2 का। ठीक, थोड़ा सा हम और, हालांकि अगले क्लास में है, हाई स्कूल में बस इतना ही है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखें, आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है अपचयन।
तो जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो CuO क्या है यहाँ पर, ऑक्सीकारक है। और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ऑक्सीकारक और अपचायक भी हम लोग सीख गए। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आपने अभिक्रियाओं के जितने भी प्रकार थे वो सारे प्रकार आप समझ लिए हैं इन 3 लेक्चरों के माध्यम से। एक बार पुनः हम कहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे, यानी पुराने लेक्चर इस टॉपिक के नहीं देखे हैं, वो लोग हमारे चैनल पर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में उनको जो है वहां से क्या नाम जो है मिल जाएगा, वहां पर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा PDF फॉर्म भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ में। इसका भी थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें हम देखेंगे संचरण क्या होता है और विकृत गंधता क्या चीज है, इन सब बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।